वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। देखिए यूपीपीएससी प्रीलिम्स का अगला टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट नंबर 36 इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा, सोचिएगा कि आंसर क्या होगा। जो इससे पहले टेस्ट अपलोड किया था, कुछ उसमें टेक्निकल इशू है साउंड का। अब वो करेक्ट तो हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी वहाँ पर पेन तो चल रहा होगा, आप उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि शायद 9 या 10वें क्वेश्चन से उसमें जो है आवाज़ नहीं आ रही है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चंद्रमा के भौतिक भूगोल का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोग्राफी कहते हैं। चंद्रमा का वह भाग जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता उसे निक्स ओलंपिया कहते हैं। चंद्रमा का लगभग 54% भाग ही पृथ्वी से देखा जा सकता है। कौन सा करेक्ट है इसमें? देखिए, चंद्रमा के भौतिक भूगोल का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोग्राफी कहते हैं, करेक्ट है ये। चंद्रमा का लगभग 54% भाग ही पृथ्वी पर से देखा जा सकता है, ये करेक्ट है। चंद्रमा का वह भाग जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता उसे निक्स ओलंपिया नहीं कहते। निक्स ओलंपिया तो क्या है? मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो 1 और 3 करेक्ट है, यहाँ पर 2 को एलिमिनेट कर दीजिए, 2 नहीं होगा। तो देखिए, चंद्रमा के भौतिक भूगोल का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है वो कहलाता है सेलेनोग्राफी। सी ऑफ ट्रेन क्वालिटी, सी ऑफ ट्रेन क्वालिटी चंद्रमा का वह भाग है जो पृथ्वी पर से दिखाई नहीं देता, ना कि निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन सा पर्वत? ज्वालामुखी पर्वत। चंद्रमा का लगभग 54% भाग ही पृथ्वी पर से देखा जा सकता है। तो देखिए, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा का वह भाग है जो पृथ्वी पर से दिखाई नहीं देता, ना कि निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया एक ज्वालामुखी पर्वत है मंगल ग्रह पर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑर्गन, कुछ मात्रा में बर्फ, जल, बाष्प, अमोनिया तथा मीथेन मिलते हैं। और बृहस्पति ग्रह व शनि ग्रह के बीच एस्टेरॉयड मतलब क्षुद्र ग्रह मिलते हैं। तो देखिए, मंगल ग्रह पर तो ये सब है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑर्गन भी है, कुछ मात्रा में बर्फ भी है, जलवाष्प भी है, अमोनिया भी है, मीथेन भी है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो एस्टेरॉयड होते हैं, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, वो बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच मिलते हैं, न कि शनि के बीच। और बहुत भटकते भटकते इसी घूमते रहते हैं इन्हीं दोनों के बीच में, और अपना मार्ग परिवर्तन करके पिछले कुछ समय से पृथ्वी की कक्षा में घुसते जा रहे हैं। और जैसे ही घुसते अंदर वो जलने लगते हैं। और बहुत सारे एस्टेरॉयड अभी 21 मई को और आ रहा है एक खतरनाक, वो पता नहीं कितने हज़ार किलोमीटर के पास से गुजरेगा पृथ्वी से। तो देखिए, मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑर्गन, कुछ मात्रा में बर्फ़ और ज्वालामुखी, अमोनिया तथा मीथेन गैस पाई जाती हैं। और मंगल, इसलिए सभी पीछे पड़े हैं मंगल के, नासा, इसरो। मंगल ग्रह तथा बृहस्पति के बीच जो है एस्टेरॉयड पाए जाते हैं, ना कि बृहस्पति और शनि के बीच। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्टेरॉयड वाला ये पूछा जा सकता है, पूछा गया है कई बार। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर घने सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल छाए रहते हैं? कौन सा ग्रह है इसमें जिस पर घने सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल छाए रहते हैं, और जो दिन में इतना गर्म हो जाता है और रात में इतना ठंडा कि जीवन के अस्तित्व की कल्पना भी करना उस पर असहाय है, असंभव है? इस ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह। तो देखिए, शुक्र ग्रह पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह है। शुक्र ग्रह सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रातः पूर्व में और साय यह पश्चिम में दिखाई पड़ता है। यहाँ घने सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल छाए रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रमा पर ध्वनि सुनाई नहीं देती क्योंकि कोई माध्यम वहाँ पर है नहीं। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत लिवनिज है। तो देखिए, चंद्रमा पर ध्वनि सुनाई नहीं देती क्योंकि वहाँ पर अभाव है, माध्यम नहीं है, मीडियम का अभाव है। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत लिवनिज पर्वत है। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी हो जाएगा इसका उत्तर। तो देखिए, चंद्रमा पर ध्वनि सुनाई नहीं देती क्योंकि वहाँ माध्यम नहीं है, कोई मीडियम नहीं है।
तथा चंद्रमा का उच्चतम पर्वत जो है वो लिबनीज पर्वत है, याद रखिएगा सीधे सीधे इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 5 है गैनीमीड यूरोपा ईओ कैलिस्टो मैटिस थेवे किस ग्रह के उपग्रह हैं? किस ग्रह के उपग्रह हैं ये हैं बृहस्पति के उपग्रह। वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? शनि के हैं। पहले बृहस्पति के थे लेकिन शनि के 20 खोज लिए गए, इसलिए शनि के वर्तमान में सबसे ज़्यादा ग्रह हैं। तो ये सारे के सारे बृहस्पति के उपग्रह हैं। और भारत का पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 6 है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यह रेखा हिंद महासागर में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली है। देखिए पहला वाला करेक्ट है, दूसरा गलत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो प्रशांत महासागर में उत्तर से दक्षिण तक फैली है, ना कि हिंद महासागर में। तो सेकंड वाले को एलिमिनेट करके इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए 1884 ईस्वी में वॉशिंगटन में हुए एक समझौते के अनुसार 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यह जो रेखा है वो पैसिफिक ओशियन में उत्तर से दक्षिण तक फैली है, न कि इंडियन ओशियन में। 7वां प्रश्न है यदि कोई यात्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व से पश्चिम की ओर पार करता है तो वह, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दिन आगे हो जाएगा, एक दिन पीछे हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 2 दिन पीछे हो जाएगा। देखिए यदि वह पूर्व से पश्चिम की ओर पार करेगा तब तो वह एक दिन आगे हो जाएगा। अब पूर्व से पश्चिम की ओर पार करेगा तब तो वह एक दिन पीछे हो जाएगा। अगर पश्चिम से पूर्व की ओर पार करेगा तो वह एक दिन आगे हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? वो एक दिन पीछे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए यदि कोई यात्री पूर्व से पश्चिम की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करेगा तो वह एक दिन पीछे हो जाएगा। अगर ये चीज़ पश्चिम से पूर्व की तरफ की जाए तो एक दिन आगे हो जाएगा। 8वां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन हैं? देखिए 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। ग्रीनविच यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है। यह ग्रीनलैंड, नॉर्वेजियन सागर, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माले, बुर्किनो फासो, टोगो, घाना व दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए इंग्लैंड के निकट शून्य देशांतर पर स्थित ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को प्राइम मेरिडियन माना गया है। और यह देशांतर ग्रीनलैंड, नॉर्वेजियन सागर, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माले, बुर्किना फासो, टोगो, घाना व दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा बनाने के लिए प्रसिद्ध है? नील, गंगा, मिसिसिपी और कौन सा है? राइन। तो पंजाकार डेल्टा कौन सी बनाती है? मिसिसिपी बनाती है पंजाकार डेल्टा। और गंगा नदी कौन सा डेल्टा बनाती है? चापाकार। तो देखिए मिसिसिपी नदी पंजाकार डेल्टा बनाने के लिए प्रसिद्ध है। गंगा नदी जो है वो चापाकार डेल्टा बनाती है। मिसिसिपी नदी कहाँ पाई जाती है? यूएसए की नदी है मिसिसिपी। और गिरती कहाँ पर है ये? मैक्सिको की खाड़ी में। इस लाइन से अलग से प्रश्न बना सकता है पीसीएस वाले लोग। 10वां प्रश्न है लटकती घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है लटकती घाटी का निर्माण? देखिए हिमनदी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृति से होता है लटकती घाटी का निर्माण। तो लटकती घाटी हिमनदी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृति है। और हिमनदी द्वारा निर्मित अन्य अपरदनात्मक स्थलाकृति कौन सी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्क, टार्न, यू आकार की घाटी और हिमसोपान, फियोर्ड तट और नूनाटक आदि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहले कराए हैं। भारत में विंध्य का पठार किस प्रकार के पठार का उदाहरण है? भारत में विंध्य का पठार जो है वो सीढ़ी नुमा पठार का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए आकृति के अनुसार भी पठारों का वर्गीकरण किया जाता है, जैसे गुंबदाकार पठार, विच्छेदित पठार, सीढ़ी नुमा पठार और पुनर्युवित पठार। भारत में विंध्य का पठार सीढ़ी नुमा पठार का उदाहरण है। रांची का पठार पुनर्युवित पठार का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, कौन सा इनमें से सत्य होगा? तिब्बत का पठार अंत्य पर्वतीय पठार का उदाहरण है। भारत में मालवा का पठार पर्वत पदीय पठार का उदाहरण है।
तो देखिए तिब्बत का पठार हो गया, कोलंबिया का पठार, मैक्सिको का पठार, ये सारे अंतर पर्वतीय पठार के उदाहरण हैं। अंतर पर्वतीय पठार क्या होता है? दो पहाड़ियों के बीच जो पठार बनते हैं उनको अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। और जो पर्वतपदीय पठार है वो मालवा का पठार है। दोनों सही हैं फिलहाल ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ आर करेक्ट। तो देखिए पर्वतमालाओं के बीच बने पठार को अंत पर्वतीय पठार कहते हैं। तिब्बत का पठार, बोलीविया का पठार, कोलंबिया का पठार, मैक्सिको का पठार अंत पर्वतीय पठार के उदाहरण हैं। पर्वतपदीय पठार के एक और अगर बात की जाए तो पर्वत होता है और दूसरी ओर मैदान होगा या फिर समुद्र होगा। भारत में मालवा का पठार पर्वतपदीय पठार का उदाहरण है। तो देखिए जो अंत पर्वतीय पठार है उसमें क्या होता है, दोनों ओर देखिए पर्वत होता है, पर्वतों के बीच बनते हैं, पर्वतमालाओं के बीच बनते हैं। और जो पर्वतपदीय पठार होता है उसमें एक ओर तो पर्वत होता है, दूसरी ओर मैदान होगा या फिर समुद्र होगा। तो इसको बोलते हैं पर्वतपदीय पठार। जैसे मालवा का पठार, थंबनेल पर एक प्रश्न पूछा गया होगा, उसका उत्तर आपको मिल गया होगा इससे। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला स्टेटमेंट है मृत सागर भ्रंश घाटी झील का उदाहरण है और भारत में लोनार झील, बोलीविया की टिटिकाका झील, क्रेटर झील के उदाहरण हैं। बैकाल झील हिम सोपानी झील का उदाहरण है। उपरोक्त सभी। तो देखिए मृत सागर भ्रंश घाटी झील का उदाहरण है, पहला करेक्ट है। भारत की लोनार झील, बोलीविया की टिटिकाका झील जो है वो क्रेटर झील के उदाहरण है, ये भी करेक्ट है। बैकाल झील हिम सोपानी झील का उदाहरण नहीं है, तो सी असत्य है। तो देखिए बैकाल झील जो है वो भ्रंश घाटी झील का उदाहरण है, न कि हिमसोपानी। दो समानांतर भ्रंशों या दरारों के सहारे बीच का भूभाग नीचे धंस जाता है और वहाँ लंबी भ्रंश घाटी बन जाती है जिसमें जल भरने से भ्रंश घाटी झील का निर्माण होता है। तो बैकाल झील कहाँ पर है? कमेंट करके बताइए। लेक बैकाल कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट है, यहाँ पर कौन सा सही होगा? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील साइबेरिया की बैकाल झील है और विश्व की सबसे गहरी झील सुपीरियर है। बताइए। देखिए दोनों के दोनों गलत हैं, इंटरचेंज करोगे तो करेक्ट होगा, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लेक सुपीरियर है और विश्व की सबसे गहरी झील है साइबेरिया की बैकाल। अब तो आपको पता चल गया होगा ना, साइबेरिया कहाँ पर है? रूस में। तो डी होगा इसका उत्तर, बैकाल झील है रूस में। तो विश्व की सबसे गहरी झील साइबेरिया की बैकाल झील है और विश्व की सबसे मीठे पानी की झील बड़ी लेक सुपीरियर है, सुपीरियर। और सुपीरियर जो है ना वो ग्रेट लेक्स का हिस्सा है। किसका? ग्रेट लेक्स। बताया होगा कौन कौन सी हैं? सुपीरियर, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो और मिशिगन। ये जो हैं ग्रेट लेक्स हैं सारी की सारी, यूएसए की और कनाडा के बॉर्डर पर। अब देखिए 15वां प्रश्न है, कौन सी नदी भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। एक तो प्रश्न ये बहुत पूछा जाता है, जैसे पृथ्वी होगी अपनी सुंदर सी, बीच से एक रेखा खींच दी जाती है 0 डिग्री। यह कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। अब यहाँ से भी एक रेखा है ना 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। और यह 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा। अब प्रश्न कई तरह से पूछा जा सकता है। पहले तो ये बहुत पूछते हैं कि भूमध्य रेखा को 2 बार कौन काटता है? तो कांगो या जायरे इसको काटती है 2 भागों में। और ये है ना, ये कौन सी है? मकर रेखा, इसको लिम्पोपो 2 बार काटती है। अब यहाँ प्रश्न क्या पूछा गया, ये जो मकर रेखा है इसको भारत में कौन सी नदी काटती है 2 बार? तो माही नहीं है, चंबल नहीं है, लूनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ये ए हो जाएगा। देखिए चंबल तो है नहीं और इनमें से एक उत्तर तो है ही, डी तो होगा नहीं। तो माही नदी है, माही, लूनी नहीं है, जागते रहिएगा। तो देखिए भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा भारत में लगभग मध्य से होकर गुजरती है, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं वो 8 राज्य? वो हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। और इसी क्रम में याद करिएगा तो याद होंगे। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को भारत में 8 राज्यों से होकर जो गुजरती है
उसको माही नदी 2 बार काटती है, याद रखिएगा। तो 15 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद। ये टेस्ट था भूगोल का। किसका? भूगोल का।